जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 का ना बायोलॉजी चैप्टर 2 पढ़ना। क्या पढ़ना है? 2 श्वसन। हम लोग क्या है? चैप्टर आपका है श्वसन। तो श्वसन में हम लोग देखने वाले हैं क्या है? श्वसन में हम लोग देखेंगे वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर देखेंगे। क्या देखेंगे? वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर देखेंगे। तो वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब क्या देखेंगे? वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर। तो बोला आपका वायवीय और अवायवीय शोषण में अंतर स्पष्ट है। आपका नहीं क्वेश्चन है मोस्ट वीवीआई तो नहीं है, लेकिन वीवीआई क्वेश्चन है। क्या कि आपको एग्जाम में आता है कि वायवीय और अवायवीय शोषण में अंतर स्पष्ट करे। तब आंसर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर में हो जाएगा आपका वायवीय और अवायवीय शोषण में निम्नलिखित अंतर। क्या है? वायवीय और अवायवीय शोषण में निम्नलिखित अंतर है। तो पहला है आपका वायवीय शोषण, दूसरा हो जाएगा अवायवीय शोषण। तो वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में अंतर जो हम देख रहे हैं, था पहला वायवीय शोषण। तो वायवीय शोषण क्या होता है? तो वायवीय शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। क्या होता है? वायवीय शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अवायवीय शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। मतलब वायवीय शोषण कब होगा? जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होगा। अवायवीय शोषण कब होगा? जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगा। मतलब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होगा। बोला है वायवीय शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। जब वायवीय शोषण की क्रिया होती है ना, तो इसमें क्या होता है आपका? अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। बोला अवायवीय शोषण में कम ऊर्जा मुक्त होती है। वायवीय शोषण में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। वायवीय शोषण में होता है ना, ग्लूकोज पूरी तरह से टूटेगा, आपका पूरी तरह से विखंडन होगा ग्लूकोज का। लेकिन अवायवीय शोषण में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता। इसमें ग्लूकोज पूरी तरह से टूट नहीं पाता है। तो वायवीय शोषण में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अवायवीय शोषण में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता। वायवीय शोषण की क्रिया कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होती है। अवायवीय शोषण की पूरी क्रिया कोशिका द्रव में होती है। जब कोशिका द्रव में पूर्ण होती है, लगा भी सकते हैं कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव्य में पूर्ण होती है। कोशिका द्रव में क्या होती है? पूर्ण होती है। तो याद रखिए वायवीय शोषण की क्रिया कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होती है। अवायवीय शोषण की पूरी क्रिया कोशिका द्रव में पूर्ण होती है। तो हम लोग देखे हैं किसके? वायवीय अवायवीय शोषण के। वायवीय और अवायवीय शोषण में होता है। वायवीय शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अवायवीय शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, अवायवीय शोषण में कम ऊर्जा मुक्त होता है। वायवीय शोषण में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, अवायवीय शोषण में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता। मतलब ग्लूकोज आपको पूरा नहीं टूटेगा। वायवीय शोषण में जो क्रिया होता है ना, कोशिका द्रव कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लेकिन जो अवायवीय शोषण की सिर्फ किस में हुआ था आपको? अवायवीय शोषण क्या होगा? कोशिका द्रव की उपस्थिति में सिर्फ होता है। जैसे आपको फिगर में दिखाए थे, एक तरफ तोड़े थे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड टूटा था ना आपको। वायवीय शोषण याद रखिए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या? अवायवीय शोषण क्या बोला आपका? अवायवीय शोषण की पूरी क्रिया नहीं, इसलिए क्या होता है? कोशिका द्रव में होता है। सिर्फ कहाँ होता है? कोशिका द्रव में। अब वायवीय शोषण की क्रिया कहाँ होता है? कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। पौधे में शोषण का देखेंगे हम लोग। अगला है आपका पौधे में शोषण। तो बोला है पौधे में शोषण गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह द्वारा विसरण क्रिया द्वारा होता है। किसके क्या होता है? तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह द्वारा कौन क्रिया? विसरण क्रिया द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण होता है। तो ही बोला है कि पौधे में शोषण गैसों, किसका? शोषण गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह द्वारा विसरण की क्रिया से होता है। किसी क्रिया से होता है? तो विसरण। तो याद है पौधे में शोषण है गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? तो विसरण क्रिया। कौन क्रिया हो जाएगा आपका? विसरण क्रिया। कौन क्रिया द्वारा होता है? विसरण क्रिया द्वारा होता है। बोला है पौधे में ऑक्सीजन युक्त, क्या बोला है? पौधे में ऑक्सीजन युक्त वायु वायुमंडल से पत्तियों में रंध्रों द्वारा करते। क्या किसके द्वारा करते हैं? बोला है पौधे में ऑक्सीजन युक्त वायु वायुमंडल से पत्तियों के रंध्रों द्वारा करते। मतलब पौधे में ऑक्सीजन जो ग्रहण होता है, ऑक्सीजन युक्त वायु, मतलब देखिए पौधे में जो ऑक्सीजन ग्रहण होता है तो क्या करता है? वायुमंडल में ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन युक्त वायु को वायुमंडल से क्या करता है? पौधे की पत्तियों द्वारा। अब पत्तियों में क्या होता है? रंध्र होता है। क्या? रंध्रों द्वारा ग्रहण करते। किसके द्वारा? रंध्रों द्वारा करते। बोला है कि पौधे में ऑक्सीजन युक्त वायु वायुमंडल से पत्तियों के रंध्रों द्वारा करते। पौधे में एक प्रकार का छिद्र होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। तो पौधे में एक प्रकार का छिद्र होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। तो रंध्र द्वारा पौधे अपना ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं। बोला है पुराने वृक्षों में गैसों का आदान प्रदान वृक्षों के
तनों की कड़ी त्वचा पर स्थित वातरंध्र एवं अंतरकोशिकाओं स्थानों के द्वारा होता है। तो क्या होता है, आपको बोला है ना कि पौधे में बोले पुराने वृक्षों में गैसों का आदान प्रदान वृक्षों के तनों की कड़ी त्वचा पर स्थित वातरंध्र एवं अंतरकोशिकीय अंतरकोशिकीय स्थानों के द्वारा होता है। देखिए पौधे होता है ना, जैसे पौधे में आप मान लीजिए कि आपका एक पौधा है, पौधा है तो देखिए पौधों में ना गैसों क्या है, पत्तियां है, क्या है, पत्तियां है। तो पत्तियां में एक रंध्र होता है, रंध्र हो रहा वायुमंडल से क्या करेगा, क्या करेगा, वायुमंडल से ऑक्सीजन युक्त क्या करेगा, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। यहाँ पर आने पर क्या होता है, मान ली कि पौधे क्या किए, ऑक्सीजन ग्रहण किया, क्या क्या, ऑक्सीजन ग्रहण किया ना, तो श्वसन क्रिया क्या हो गया, वायुमंडल से, किससे, वायुमंडल से, वायुमंडल से क्या, वायु क्या ग्रहण कर लिया, तो ही तो बोला कि वायु वायुमंडल से पत्तियों के रंध्रों द्वारा ग्रहण, तो पौधे क्या वायुमंडल से वायु ग्रहण, क्या क्या, वायु ग्रहण करने के बाद क्या क्या, पौधे इसमें ना क्या, पौधे के अंदर क्या हो गया, क्रिया हुआ, क्या हुआ, क्रिया जब हुआ तो इसमें ना कार्बन डाइऑक्साइड क्या मुक्त होता है, CO2, क्या होता है, CO2। इस क्रिया में ना आपको क्या मुक्त हो गया, CO2 मुक्त हुआ। तो CO2 मुक्त हुआ ना, पौधे क्या दिन में क्या करते, CO2 मुक्त करते थे। पौधे जो क्या करते, आप बोलेंगे सर सब पौधे तो ऑक्सीजन ना मुक्त करते हैं, क्या करते हैं, ऑक्सीजन पौधे मुक्त करते नहीं, और पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। लेकिन इस क्या होता है, पौधे जब दिन को कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं ना, तो क्या करता है, श्वसन क्या करता है, प्रकाश, इसके अंदर जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है ना, उसमें क्या करते हैं, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर लेते हैं। इसका उपयोग कहाँ कर लेते हैं, फिर पुनः ये अपना उपयोग उसी में कर लेते हैं, जिसके कारण जो बचा हुआ ना, जो बचा हुआ हमको, हम लोग के पास रंध्रों द्वारा जो बाहर होता है ना, क्या होता है, O2 क्या, ऑक्सीजन बाहर निकलता है। जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, पौधे दिन में क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन उसका उपयोग पौधे स्वयं कर लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कर लेते हैं। और उसके बाद जो छोड़ते हैं, जो छोड़ते से क्या निकलता है, ऑक्सीजन, जिसलिए क्या होता है, हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते थे। याद है, पौधे क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते थे, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन इसको पौधे से बाहर जो छोड़ते हैं ना, ये अंदर छोड़ा, लेकिन ये अंदर में क्या हो गया, फिर से इसका उपयोग प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हो गया। लेकिन पौधे के रंध्रों द्वारा जो बाहर निकला ना, क्या निकला, ऑक्सीजन, क्या निकला, ऑक्सीजन। तो पौधे याद, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते हैं, लेकिन पौधे क्या उसका उपयोग कहाँ कर लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर लेते हैं। जब पौधे से बाहर जब निकलता क्या होता है, O2। तो इसलिए पौधे जो छोड़ता है क्या है, ऑक्सीजन। पौधे गैसों का आदान प्रदान, पौधे में श्वसन क्रिया होता है, उसमें ना क्या मुक्त होता है, क्या होता है, आपका ऑक्सीजन। जब पौधे के रंध्रों द्वारा क्या निकलता है, आपका ऑक्सीजन निकलता है। देखिए अब बोला है तनों द्वारा, क्या बोला है, तनों द्वारा। तो मान लीजिए आपका तना है, अब पुराने वृक्ष हो, देखिए यहाँ पर जैसे देखिए नोच है ना, आपका नोचा हुआ रहता है। देखिए पुराने वृक्ष में देखिए ना खलरा टाइप का नोचिए ना, तो उसको क्या कहते हैं, खलरा टाइप का रहता है ना, उसको नोचिए तो नोचा जाता है। जैसे अमदू के पत्ता देखिए, उसको पेड़ पर देखिए तना पे क्या रहता है, छोटा छोटा रहता है ना, उसको नोचिए तो नोचा जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तना बोलते हैं। तना पर जो रहता है ना, बात रंध्र, क्या कहते हैं, बात रंध्र स्थित रहते हैं। तो इसके द्वारा भी क्या करते हैं, पौधे स्वाति वायुमंडल से ऑक्सीजन क्या करते हैं, वायु को ग्रहण करते, क्या करते हैं, वायु का श्वसन क्रिया पूर्ण करते। श्वसन क्रिया क्या करते, तनों से भी पौधे कर लेते, किससे, तने से। उसके बाद बोलता है कि जड़ों से, किससे, जड़ों से भी पौधे क्या करता है, पौधे श्वसन ग्रहण करते। देखिए जड़ों में पौधे श्वसन कैसे करते हैं, जड़ों में हम लोग जानते हैं कि मिट्टी के अंदर क्या होता है, वायु फंसा रहता है, और उस वायु को क्या करता है, जड़ मूल लोम द्वारा, किसके द्वारा, मूल लोम द्वारा क्या करता है, ऊपर ले जाता है, क्या था, ऊपर क्या, मूल लोम द्वारा क्या था, ऑक्सीजन उसमें से ग्रहण करते हैं। तो याद है पौधे तीन तरह से, या तो पत्तियों द्वारा ग्रहण करेंगे, तनों द्वारा पुराने वृक्ष, और जड़ों द्वारा भी पौधे अपना श्वसन ग्रहण करते। तो श्वसन पौधे में श्वसन किसके द्वारा होता है, पत्तियों द्वारा होता है, तनों द्वारा होता है, और उसके बाद जड़ों द्वारा, किसके द्वारा, जड़ों द्वारा, तीनों द्वारा होता है। लेकिन आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में क्या पूछा। अगर तीनों पूछता है तो इनमें से सभी लिखा है, तब मारिएगा इनमें से सभी, और सीधे पत्तियां आएगा, इनमें से सभी नहीं रहेगा तो क्या मारेंगे, पत्तियों से। किसे मारेंगे, पत्तियों से। तो याद रखिए क्या आपका, पत्तियों, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान के लिए एक क्या, कौन सा छिद्र होता है, तो रंध्र होता है। कौन होता है, रंध्र। आपको बोला तना, तना में क्या होता है, श्वसन गैसों के आदान प्रदान के लिए वात रंध्र होता है। क्या होता है, वात रंध्र, क्या होता है, वात रंध्र होता है। और जड़ों में क्या होता है, जड़ों में क्या होता है, मूल लोम होता है। क्या होता है, मूल रोम। तो कभी कभी आपको एग्जाम में आता है कि पौधे अपना जड़ों द्वारा श्वसन गैस ग्रहण करते हैं, उसका कौन से अंग द्वारा, किसके द्वारा ग्रहण करते हैं, पौधे अपना श्वसन
जड़ों द्वारा ग्रहण करते, किसके द्वारा करते? तो बोलेगा रंध्र द्वारा, वात रंध्र द्वारा, मूल रोम। तो क्या हो जाएगा? मूल रोम। पौधे अपना श्वसन जड़ों से, किससे? जड़ों से। किसके द्वारा करता है? मूल रोम द्वारा। तना से क्या करता है? वात रंध्र द्वारा। तना में गैसों का आदान किसके द्वारा होता है? वात रंध्र। अब पत्तियों में एक प्रकार का छिद्र जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रंध्र। क्या कहते हैं? रंध्र। तो ये आप इन तीनों बात को याद रखिएगा कि पुराने वृक्ष में गैसों का आदान प्रदान वृक्षों के तनों की कड़ी त्वचा, मतलब त्वचा है ना, कड़ी त्वचा पर स्थित वात रंध्र एवं अंतरकोशिकीय स्थानों के द्वारा भी होता है। और किसके द्वारा? पत्तियों द्वारा भी होता है और जड़ों द्वारा भी होता है इसमें ग्रहण। अब पौधे ने क्या छोड़ते हैं, क्या बाहर निकालते हैं? रंध्रों द्वारा तो ऑक्सीजन, लेकिन इसके अंदर भी, पौधे के अंदर भी श्वसन क्रिया होता है ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड छूटता है, लेकिन वो बाहर नहीं आता। वो अपना क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण पर क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में इसका उपयोग कर लेता है। और जो बाहर निकलता है क्या होता है? ऑक्सीजन निकलता है। क्या निकलता है? ऑक्सीजन। पौधे में श्वसन की क्रिया जंतुओं के श्वसन से निम्नलिखित प्रकार से भिन्न होते। क्या होता है? पौधे में श्वसन की क्रिया जंतुओं के श्वसन से निम्नलिखित प्रकार से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। तो इसमें याद रखिएगा आप लोग, क्या बोला है कि पौधे में जो श्वसन की क्रिया होता है ना, जंतुओं के श्वसन से निम्नलिखित प्रकार का। पौधे में श्वसन की क्रिया और जंतुओं में श्वसन की क्रिया दोनों क्या होते हैं? अलग अलग, मतलब भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब हम लोगों में श्वसन क्रिया अलग होता है, पौधे में अलग होता है। जंतु में बहुत सारे जंतु, कीट पतंग भी आते हैं। तो सभी जंतुओं में ना, जंतुओं में, सभी जंतुओं में अलग अलग प्रकार के श्वसन होते हैं। पौधे में भी अलग प्रकार के श्वसन होते हैं। आपका पौधे के प्रत्येक भाग अर्थात जड़, तना तथा पत्तियों में अलग अलग श्वसन होता है। क्या होता है? पौधे के प्रत्येक भाग अर्थात जड़ से भी श्वसन होता है, जड़, तना तथा पत्तियों में अलग अलग श्वसन होता है। मतलब पौधे के प्रत्येक भाग, तना तना था, जड़ था और पत्तियों में श्वसन की जो क्रिया होता है ना, सभी में क्या होता है? अलग अलग होता है। क्या होता है? सभी में अलग अलग होता है। बोला है जंतुओं की तरह पौधे में श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है। मतलब जंतुओं की तरह ना पौधे में श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता, दोनों का भिन्न भिन्न होता है। इसमें पौधे में श्वसन अलग होता है और कहाँ गया? जंतुओं में श्वसन अलग तरीका से होता है। वही बोला है कि जंतुओं की तरह पौधे में श्वसन गैसों का आदान, गैसों का परिवहन नहीं होता है। परिवहन मतलब आदान प्रदान। क्या होता है? परिवहन मतलब आदान प्रदान बोल सकते हैं उसको, आदान प्रदान। बोला है पौधे में जंतुओं की अपेक्षा श्वसन की गति धीमी होती है। पौधे में क्या होता है? जंतुओं की अपेक्षा श्वसन की गति धीमी होती है। लेकिन जो मलेरिया जैसे होता है ना, मलेरिया जैसे पक्षी हो जाएगा, इस समय होता है ना, श्वसन की क्या होता है? अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है, इसलिए इसका श्वसन क्रिया क्या होती है? थोड़ा तेजी से होता है। अब पौधे में क्या होता है? धीमी गति से होता है। तो बोला है पौधे में जंतुओं की अपेक्षा श्वसन क्रिया क्या होता है? धीमी से होती है। लेकिन हम लोग के लिए ना अधिक ऊर्जा का क्या होता है? हम लोग को अधिक ऊर्जा चाहिए, इसलिए हम लोग को श्वसन क्रिया बहुत तेजी से होती है, पौधे से तेजी होती है। अब बोला है जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान। आप लोग जानते हो कि जंतुओं में कैसे गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, तो चलिए जानते हैं। बोला है एक कोशिकीय जंतुओं में जैसे अमीबा, पैरामीशियम में श्वसन गैसों का आदान प्रदान कोशिका झिल्ली से विसरण द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो देखिए वो एक कोशिकीय जीव में भी ना श्वसन की क्रिया किसके द्वारा? विसरण द्वारा। किसके होता है? विसरण द्वारा। पौधे में श्वसन क्रिया किसके द्वारा होता है? विसरण द्वारा होता है ना, विसरण द्वारा होता है। बोला है निम्न बहुकोशिकीय जंतुओं जैसे हाइड्रा में श्वसन गैसों का आदान प्रदान विसरण के द्वारा ही होता है। बोला है निम्न बहुकोशिकीय तक था आपका एक कोशिकीय जंतु में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता था? विसरण। कौन क्रिया द्वारा? विसरण। लेकिन छोटे छोटे जो जीव होते हैं निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय क्या है? ये आपका एक कोशिकीय था, ये आपका बहुकोशिकीय है। तो बोला है एक कोशिकीय जंतु जैसे अमीबा, पैरामीशियम में श्वसन गैसों का आदान प्रदान एक कोशिकीय बोले कोशिका झिल्ली से विसरण द्वारा होता है। बोला है निम्न बहुकोशिकीय जंतुओं में जैसे हाइड्रा में श्वसन गैसों का आदान प्रदान विसरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा होता है। निम्न बहुकोशिकीय जंतु में हाइड्रा, निम्न बहुकोशिकीय जंतु जैसे हाइड्रा में श्वसन गैसों का आदान प्रदान विसरण द्वारा। किसके द्वारा? विसरण होता है। हाइड्रा एक बहुकोशिकीय जीव है, क्या है? लेकिन निम्न होता है। क्या होता है? निम्न। तो याद रखें हाइड्रा क्या है? बहुकोशिकीय जीव है। अमीबा एक कोशिकीय है, पैरामीशियम भी एक कोशिकीय। अमीबा की आकृति निश्चित नहीं होती, इसकी आकृति निश्चित होती है। तो अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? जंतुओं के श्वसन अंग क्या होता है। तो जंतुओं में समानतः 3 प्रकार के श्वसन अंग कितने होते हैं? जंतु पढ़ेंगे जंतुओं के श्वसन अंग। क्या पढ़ेंगे हम लोग? जंतुओं के श्वसन अंग। तो अगले वीडियो आपको बहुत जरूरी है, इससे भी कुछ जंतुओं के श्वसन। जंतुओं में सामान्य 3 प्रकार के श्वसन होते हैं। एक होता है गिल्स होता है, एक फेफड़ा होता है, एक और
गिल्स, फेफड़ा और ट्रेक्रिया या श्वास नली होता है। तो तीन चीज, श्वास नली, गिल्स और फेफड़ा, तीन प्रकार के श्वसन अंग होते हैं जंतुओं में। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब। देखिए आप लोग शेयर जरूर कीजिए, आपके दोस्तों के पास शेयर कीजिए, उनका छूटा हुआ ना पूरा सिलेबस आपका यहाँ से क्लियर कर दिया जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।